हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमें स्पेशली एक इक्वेशन पढ़ ली जिसे बोलते हैं लैग्रांजियन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम देखेंगे कि इसमें हम किस प्रकार से किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की फॉर्म में है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो यदि हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है, तो आपकी लैग्रांजियन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन उसको लैग्रांजियन तभी कहेंगे यदि वो हमारे पास PP प्लस QQ इक्वल टू कैपिटल R के रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पर P स्मॉल p का मतलब हमारे पास है स्मॉल p का मतलब हमारे पास है del z by del x, जबकि स्मॉल q का मतलब हमारे पास है del z by del y। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका वर्किंग रूल काम करेगा, कि जैसे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में हमारा पहला स्टेप ये है write the Lagrange equation in the form PP plus QQ equal to capital R, और इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फाइंड the value of capital P, capital Q and capital R. Point number 3, the Lagrange auxiliary equation is dx upon capital P, dy upon capital Q and dz upon capital R, and say this equation number 2। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल को लास्ट में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले लिखना है। इस इक्वेशन में आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहे हैं, x और y। हमारे पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चलेंगे हम उतने ही रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। जो कि हमारे पास यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम यहाँ पर 2 ही रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक ध्यान ये रखना है किसी भी एक रिलेशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल z जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द टू रिलेशन बिकॉज two independent variable x y, find the two relation u and v such that u equal to c1 and v equal to c2। Point number 5, using the method separation, substitution, multiply and grouping method। Point number 6, the general solution is
फाई ऑफ u b इक्वल टू 0 और u इक्वल टू फाई ऑफ b और b इक्वल टू फाई ऑफ। तो देखो बच्चों हम सॉल्व किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने लैग्रांज जो हमें एक क्वेश्चन दिया उसको अपन इस फॉर्म में लिख लेंगे। लिखने के बाद जो स्मॉल p और स्मॉल q कोएफिशिएंट उसकी हेल्प से कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और कैपिटल R की वैल्यू को देन द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम उसे वैल्यू को रख देंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे हमें उतने ही रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं, तो हमारे पास दो ही रिलेशन निकाले जाएंगे। उन रिलेशन को बुलाएगा u और v, लेकिन ये जो रिलेशन हमारे पास निकाले जाएंगे वो c1 और c2 के इक्वल कहे जाएंगे। इन रिलेशन को निकालने के लिए जिन मेथड्स का यूज करेंगे वो या तो सेपरेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर ग्रुपिंग मेथड होगा। इनमें से किसी एक मेथड या चारों का भी मेथड का यूज कर सकते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें u और v मिल जाएगा तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो है फाई ऑफ u b इक्वल टू 0 या u इक्वल टू फाई ऑफ b या b इक्वल टू फाई ऑफ u कहलाएगा। ठीक बच्चों, नोट करिएगा। नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे वन बाय वन ये मेथड आप समझते हैं कि हम किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे हम टर्म्स को सेपरेट करके हम कैसे अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, my first question is solve x square p plus y square q इक्वल टू z। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास स्मॉल p और स्मॉल q कोएफिशिएंट है वहां से हम कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हियर कैपिटल P इक्वल टू x स्क्वायर, कैपिटल Q इक्वल टू y स्क्वायर एंड कैपिटल R इक्वल टू z स्क्वायर। The Lagrange auxiliary equation is, this is dx upon capital P, dy upon capital Q and dz upon capital R. Therefore, dx upon x square, dy upon y square और dz upon z square। ठीक है, हम देखते हैं कि हम पहले दो रेशो को ले लेंगे तो टर्म्स क्या है, सेपरेशन फॉर्म में है। टेकिंग फर्स्ट टू रेशो, दिस इज द dx upon x square, dy upon y square। इसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। कितना मिलेगा हमको, दिस इज माइनस 1 upon x, दिस इज माइनस 1 upon y प्लस c1 and this implies that 1 upon y minus 1 upon x equal to c1 and this is called your q। सेकंड देखिए, हम सेकंड रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, हम चाहे तो पहला थर्ड ले लें या सेकंड थर्ड ले लें, दोनों ही हमारे लिए सफिशिएंट, क्योंकि दोनों में ही z इन्वॉल्व हो रहा है। टेकिंग लास्ट two ratio, taking last two ratios, dy upon of y square and dz upon of z square, integrating on both sides, and minus 1 upon y minus 1 upon z plus c2। This implies that 1 upon z minus 1 upon y equal to c2। Now this is called your d। Okay, the general solution is, phi of u हमारे पास कितना है
y, 1 upon y minus 1 upon x and 1 upon z minus 1 upon y equal to 0 और यही मेरा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमने जिस मेथड के थ्रू यहाँ पर करा हुआ था, हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम कैसे टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है मेथड नंबर 1, मेथड 1 सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नोट करें आप लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है yzp प्लस xzq इक्वल टू xy। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हियर कैपिटल P इक्वल टू yz, कैपिटल Q इक्वल टू xz and capital R equal to xy. The Lagrange auxiliary equation is dx upon capital P, dy upon capital Q and dz upon capital R। तो dx upon हमारे पास हो गया yz, dy हमारे पास हो गया xz और dz हमारे पास हो गया x। ठीक है, हमने ये कि अगर हम पहले दो रेशो को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास z से z कैंसिल हो जाता है, y y के साथ और x के साथ चले जाता है। हमने यहाँ पर क्या करा, टेकिंग फर्स्ट टू रेशोस यानी कि dx अपॉन yz एंड dy अपॉन xz। ओके, z से z हमारा कैंसिल हुआ, हमने इसे लिखा x से dx और y dy, हमने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। कितना आएगा हमारे पास, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2x एंड प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, यानी कि हमारे पास पहला रेशो मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। दिस इज योर फर्स्ट रेशो। अब हम सेकंड रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, टेकिंग लास्ट टू रेशो, अगर हम लास्ट टू रेशो लेते हैं तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, z और y आपस में सेपरेट हो जाएंगे। हम सोचें कि पहला और लास्ट रेशो लेने तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो भी हमारा x और z आपस में सेपरेट हो जाएगा। हम चाहे तो दोनों रेशो ले सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो टेकिंग लास्ट टू रेशो, आंसर हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास dy अपॉन ऑफ xz एंड dz अपॉन ऑफ xy, x से x कैंसिल हुआ तो y dy एंड z dz दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो हमारे पास आंसर आया y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू c2। ठीक है, पिछली बार भी हमारे पास माइनस साइन लगेगा वहां पर। तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन is phi of x square minus y square upon 2 और y square minus z square upon 2 equal to 3।
तो बच्चों हमने इन दोनों मेथड में खास चीज क्या देखी, हमारे पास टर्म्स जो थी, रेशियो जो थे बहुत ही इजीली हमारे पास सेपरेट हो रहे थे, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक सेपरेशन मेथड कहलाता है। अब हम नेक्स्ट सेकंड मेथड हम देखेंगे कि हम कैसे रेशियो के अंदर ग्रुपिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, देखें सेकेंड मेथड हमारा है मेथड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का मतलब हमारे पास होता है क्या, पहले समझ लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करते हैं, किसी भी एक रेशियो की वैल्यू किसी दूसरे रेशियो के अंदर रख देते हैं, जिससे कि वो क्या हो कि वो रेशियो जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व xy p plus y square q equal to zxy minus 2x square। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हियर कैपिटल P आपके पास है xy, कैपिटल Q आपके पास है y स्क्वायर, कैपिटल R आपके पास है zxy minus 2x square। The Lagrange auxiliary equation is dx upon xy dy upon y square and dz upon zxy minus 2x square। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे पास पहले दो रेशियो लेने पर हमारे पास y से y कैंसिल हो रहा है और y के साथ रहेगा, x के साथ रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पर सेपरेशन तो लग ही रहा है। लेकिन फर्स्ट टू रेशियो, this is dx upon xy and this is dy upon y square, y से y कैंसिल हुआ, हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास मिलेगा दिस इज योर log x and this is your log y and plus this is your log c1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज log y into c1 इक्वल टू log x। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, x इक्वल टू बाय c1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन y इक्वल टू c1। हमें पहला रेशियो बड़ी आसानी से मिल गया। अब हम देखें कि सेकंड रेशियो किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर पहला या तीसरा रेशियो लें या दूसरा और तीसरा रेशियो लें तो हम ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से और देखें कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू yc1 निकाल दूं और उस yc1 को उठा के इस x की जगह रख दूं तो मेरे पास क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास x की जगह हमारे पास रखेंगे yc1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर c1 और दिस इज 2 y स्क्वायर c1 स्क्वायर। हमारे पास पूरी टर्म जो होगी हमारी कैंसिलेशन फॉर्म में आ जाएगी। अगर हम सोचें कि पहले और लास्ट टर्म ले लें तो हमारे पास x कैंसिलेशन में आ जाएगा और हम वहां पर भी उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट रेशियो ले देते हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे सेकंड लास्ट टू रेशियो।
क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस इज dy अपॉन ऑफ y स्क्वायर एंड दिस इज dz अपॉन ऑफ zxy माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दिस इज dy अपॉन ऑफ y स्क्वायर तो सही है, लेकिन dz अपॉन z, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ रही है, दिस yc1, मैंने यहाँ पर रख दिया yc1 into y and this is 2 yc1 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या करा, दिस इज x अपॉन y इक्वल टू c1 देन x इक्वल टू y c1। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने क्या बताया कि एक रेशियो की वैल्यू दूसरे रेशियो के अंदर रखना, जिससे कि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। देखते हैं कि इंटीग्रल होता है कि नहीं होता। दिस इज dy अपॉन y स्क्वायर, हम देख रहे हैं कि दोनों से y स्क्वायर की वैल्यू कॉमन निकल रही है, दिस इज zc1 माइनस दिस इज 2c1 स्क्वायर। हमारे पास क्या हुआ, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हमें कितना मिलेगा, दिस इज y इक्वल टू log zc1 minus 2c1 square divided by c1 and plus c2। हमने इधर लिख दिया दिस इज y माइनस log zc1 मेरे पास c1 मेरे पास वापस कितना आया, दिस इज x स्क्वायर अपॉन ऑफ x अपॉन ऑफ y माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ऑफ y स्क्वायर एंड दिस इज योर c2 और अपॉन में हमारे पास है x अपॉन ऑफ y। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस y अपॉन ऑफ x log, ये हमारे पास हो गया xz अपॉन ऑफ y माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू c2। दिस इज योर सेकंड रिलेशन। ठीक है, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन इज फाइव ऑफ, पहला हमारे पास क्या है रिलेशन x अपॉन y, दूसरा मेरे पास है y माइनस y अपॉन x log xz अपॉन y माइनस 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे को दूसरा रिलेशन। ठीक है, तो आसान है, बस कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करना हमें क्या करना है कि एक रेशियो की वैल्यू दूसरे में यूज कर सकते हैं। ये जितने भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इनकी सबकी खास बात ये है कि हम केवल आपको टॉपिक में ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस आपको ही करनी है। नोट करें आप इसे, नोट कर लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर समझते हैं कि कैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और यूज कर सकते हैं। इसके एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन इज solve this is zp minus zq equal to z स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, देखते हैं। Here capital P equal to Z, capital Q equal to minus Z, and capital R equal to Z square x plus y का होल स्क्वायर। The auxiliary equation is dx upon z, dy upon minus z, and dz upon z square plus x plus y का होल स्क्वायर। ओके,
टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, हम देख रहे हैं कि साफ साफ हम पहले दो रेशियो से z को कैंसिल करके एक रिलेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, कितना हमारे पास आएगा, दिस इज dx अपॉन z एंड dy अपॉन माइनस z, z से z कैंसिल हुआ तो मेरे पास टर्म आ गई, दिस इज dx इक्वल टू माइनस dy। इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दिस इज x इक्वल टू माइनस y प्लस c1, यानी कि हमें पहला रिलेशन मिल गया x प्लस y इक्वल टू c1। ये आपका फर्स्ट रेशियो। अब हम क्या करते हैं कि टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो को ले लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फर्स्ट और लास्ट रेशियो को लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज dx अपॉन ऑफ z एंड dz अपॉन ऑफ z स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि इस x प्लस y को इसमें वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज dx इक्वल टू z अपॉन z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर dz। ओके, हम चाहे तो इसको रेशियो नंबर 2 कह सकते हैं, और ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ही, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी फ्रॉम सेकंड। इजीली इस टर्म को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, कितना आपको मिलेगा, दिस इज x इक्वल टू 1/2 log z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2, यानी कि x माइनस 1/2 log z स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, दिस इज x प्लस y, तो वापस हमें इसको रिप्लेस करना है, दिस इज x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू c। Therefore, the general solution is 5 x plus y x minus 1/2 log z square plus x plus y का whole square and this equal to। तो देखा हमने क्या करा, हमने यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक रेशियो की वैल्यू दूसरे रेशियो में यूज करें, तो हमारे पास क्या था, z से z कैंसिल हो गया, x प्लस y इक्वल टू c1 मिल गया, और हमने देखा कि इस चाहे तो हम सेकंड और थर्ड रेशियो में ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड रेशियो। अभी हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया है, x प्लस y की जगह हमने c1 वैल्यू रख दी, तो z स्क्वायर c1 इसका नीचे टर्म को अगर हम t मानेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। हम लिखते हैं 1/2 log z स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस c2, इस टर्म को वापस रिप्लेस किया और c1 की वैल्यू को चेंज करना नहीं भूलना है, तो x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू c2, दोनों रेशियो का कंबाइंड सॉल्यूशन निकाल u और v, u, v। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ओवरऑल हुआ क्या, एक रेशियो की वैल्यू दूसरे रेशियो के अंदर हमने सॉल्व कर ली और बाद में फिर हमने वहां सेपरेशन वेरिएबल लगाया। सेपरेशन वेरिएबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि x के साथ और y के साथ, चाहे वो अपना स्कोर भी तरीके से सॉल्व किया सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें इसके लिए। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लायर मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, मेथड नंबर थर्ड हमारा होगा मल्टीप्लायर मेथड। मेथड 3, मेथड 3 हमारा है मल्टीप्लाई ठीक है। मल्टीप्लायर में मेथड पढ़ने से पहले आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि मल्टीप्लायर सॉल्व करते समय कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी अगर हम मल्टीप्लायर शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि जिन रेशियो के अंदर हम जिन टर्म का मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं उन रेशियो को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एज इट इज ऐड या सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मेरे पास a/b इक्वल टू c/d। मैंने आपसे कहा कि यूजिंग द मल्टीप्लायर 2 and 3, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि हम पहले वाले रेशो के न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले रेशो के में हम 3 और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे दिस इज 2a plus 3c upon 2b plus 3d। ठीक है, हमने क्या लिखा 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई यूज किया था। मान लो हमने मल्टीप्लाई शब्द यूज किया था 2 - 3, इसका अंडर इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि न्यूमरेटर में आपका सेकंड टर्म माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म माइनस हो जाएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं हमारे पास दो केस हमारे सामने आते हैं, या तो हमारा डिनोमिनेटर 0 की फॉर्म में बन जाए या हमारा डिनोमिनेटर ऐसी फॉर्म में बन जाए जिससे कि हम उसको t मान के ऊपर कंफर्म इंटीग्रेट कर सकते हो। दो ही मेथड है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाए या ऐसी स्थिति में बन जाए जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर को हम इंटीग्रेट कर सकते हो। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम इसको समझ सकते हैं। Now this is a question number 5. This is y minus z upon yzp and this is z minus x upon zx cube equal to x minus y upon x। एक हमने इस तरह का क्वेश्चन कंसीडर किया। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जब भी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म आती है तो हम उस टर्म को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं x y z। हमें क्या मिलेगा, given x y z से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज x y minus z p and this is y z minus x cube and this is z x minus। एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास ये ना हो कि हमारा क्वेश्चन ये कहलाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे था, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या लिखना है कि दिस इज x y minus z and this is dy upon of y z minus x और this is dz upon of zx minus y। नाउ से दिस इज रेशनल इक्वेशन नंबर। आप देखेंगे ध्यान से कि अगर मेरे पास इसमें ना तो मैं ग्रुपिंग मेथड सॉरी ना ही मैं यहाँ पर सेपरेशन वेरिएबल लगा सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मैं यहाँ से x हटा दूं, यहाँ से y हटा दूं, यहाँ से z हटा दूं और सबको मैं ऐड कर दूं, आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके टर्म 0 बन गए 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x यहाँ पर y और z को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, हम शब्द यूज करेंगे यूजिंग द मल्टीप्लायर 1 upon x 1 upon y 1 upon z रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले वाला 1 upon x के लिए है, दूसरा वाला 1 upon y है और तीसरे वाले के लिए 1 upon z। और ध्यान रहे जो भी हमें नया रेशो मिलेगा वो इक्वल टू इन तीनों रेशो के इक्वल माना जाए। हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज dx upon x dy upon y and this is dz upon z। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, यहाँ पे भी हमने x के डिवाइड किया तो यहाँ मिलेगा y minus z, यहाँ मिलेगा z minus x और यहाँ मिलेगा x minus y। x से x कैंसिल हुआ, z से z कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, हमारे पास इक्वेशन हो गई dx upon x dy upon y और dz upon z होल अपॉन में 0। अब चूंकि ये रेशो इनमें से किसी भी एक के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो होगी हम लिख सकते हैं this is dx upon x this is dy upon y plus dz upon z equal to 0। ऐसा कैसे लिख सकते हैं तो वो समझ लीजिए। हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ a upon b और c upon 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ c equal to c। ऐसा तो हमने बोला कि ये रेशियो इसके बराबर हमने लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, हमारे पास टर्म कितनी लिखाएगी 0 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। कितना मिलेगा हमको, ये दिस इज log x plus log y plus log z equal to log c1
यानी कि इसे हम लिख सकते हैं log x y z इक्वल टू log c1, यानी कि x y z इक्वल टू c1। तो ये हमें मिला पहला रिलेशन। अब हमें ढूंढना है दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन में आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें y का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें z का मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास पूरी टर्म डिनोमिनेटर की फिर से 0 बन गई। तो हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा यूजिंग द मल्टीप्लायर, using the multiplier 1 1 1 respectively, क्योंकि हम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमें 1 1 1 लिखना पड़ेगा। तो मुझे बच्चों क्या मिलेगा, दिस इज dx, दिस इज dy प्लस dz, और टर्म तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया xy xz, एंड दिस इज yz minus yx, and second this is zx minus zy। ओके, देखिए हमारे पास xz से xz कैंसिल हुआ, xy से xy कैंसिल हुआ, yz से yz कैंसिल हुआ, तो मुझे मिल गया दिस इज dx plus dy plus dz upon 0। तो therefore dx plus dy प्लस dz इक्वल टू 0। हमने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हमारा आंसर आया x प्लस y प्लस z इक्वल टू c2। ये हमें हमारा सेकंड रिलेशन कहलाएगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं अपना फाइनल आंसर, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज phi ऑफ, पहला क्या है हमारे पास x y z, और दूसरा है x plus y plus z equal to 0। Now this is called as final answer, this is called the general solution। नोट करें आप इसे। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, इसके ऊपर हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या समझा कि हमने डिनोमिनेटर को 0 बना दिया। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बन पाता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किस तरह से हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर p प्लस 2xy क्यूब इक्वल टू 2xz इक्वल टू 2xz। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका जाता है हमसे ये। क्या करेंगे हम, Lagrange auxiliary equation is, this is dx upon x square minus y square minus z square, and this is dy upon 2xy, and this is dz upon 2xz। आप देख रहे हैं कि पहले लास्ट टू रेशो से हमें एक रिलेशन तो बड़ी आसानी से मिल रहा है। तो टेकिंग लास्ट टू रेशो, टेकिंग लास्ट टू रेशो, कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज dy अपॉन 2xy dz अपॉन 2xz। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हुआ। अब क्या करेंगे, दिस इज इंटीग्रेट on both side, क्या मिलेगा हमको, दिस इज log y इक्वल टू log z प्लस log c1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log z इंटू c1 यानी कि log y। तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू z c1 यानी कि y अपॉन z इक्वल टू c1। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। ठीक है,
यहाँ से देखो कि सेकंड रेशियो थर्ड रेशियो के अंदर मेरे पास x है और फर्स्ट रेशियो के अंदर मेरे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अगर हम क्या करें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेशियो के अंदर x का मल्टीप्लाई करें, दूसरे में y का मल्टीप्लाई करें, तीसरे में z का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखेंगे तीनों के अंदर हमें x कॉमन मिल जाएगा और यहाँ मिलेगा 2y स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2z स्क्वायर। जैसे हम सबको ऐड करेंगे जो डिनोमिनेटर हमारे पास हमारी वैसी के न्यूमरेटर में टर्म आ जाएगी। हमने यहाँ पर क्या डिसाइड किया, यूजिंग द multiply x by z respectively, x by z respectively, तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज x dx y dy z dz। ओवरऑल हमारे पास डिनोमिनेटर में इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि हमने x सब में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास लिखाएगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सेकंड टर्म में भी हमने x कॉमन निकाला, y का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 2y स्क्वायर। थर्ड टर्म में भी हमने x कॉमन निकाल के z का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2z स्क्वायर। यानी कि हमारा रेशियो बन रहा है x dx y dy प्लस z dz होल अपॉन में हमारे पास टर्म आ रही है, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब प्रॉब्लम हमारे सामने की इतनी है कि हम अगर इस x को अगर यहाँ से हटा के लिखेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर को t मानने पे आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो हम चाहे तो सेकंड के साथ ले लें या थर्ड के साथ ले लें। क्या करते हैं, थर्ड के साथ लेते हैं, टेकिंग dz अपॉन 2xz और x dx प्लस y dy प्लस z dz होल अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x से x कैंसिल हुआ तो आपके पास इक्वेशन आ गई, दिस इज dz अपॉन ऑफ z इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz होल अपॉन में हमारे पास आ गया टर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हमारे पास आएगा दिस इज log z इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस log c2, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं log c2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू log z। ठीक है, देखो यहाँ जो हमारे पास टर्म को इंटीग्रेट किया गया है वो सिंपल है। अगर मैं x स्क्वायर का डिफरेंस करूँ कितना आएगा, 2x dx, y स्क्वायर का 2y dy, z स्क्वायर का 2z dx। पूरे को अगर मैंने यहाँ पर t मान लिया तो डिफरेंस कितना होगा, 2x dx प्लस 2y dy 2z dz और 1/t का इंटीग्रल कितना होगा, log t। इसलिए हमने यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं log से log कैंसिल हुआ तो z इक्वल टू हो गया c2, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, z अपॉन दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू c2। ये हमें सेकंड रिलेशन मिल गया। दोनों रेशियो को अगर मिला दें तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज 5। पहले वाला में क्या मिला था, dx अपॉन y, यानी हमको मिला था y अपॉन z एंड दिस इज z अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, नोट करिएगा। नोट कर लिए बच्चों। अब हम आपको मेथड नंबर 4 बताना चाहेंगे जिसमें हम अपना ग्रुपिंग किस प्रकार से करते हैं। ग्रुपिंग मेथड किस प्रकार से फॉलो कराएगा तो देखिए, ग्रुप में क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन में टर्म्स को एक ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं। ग्रुप बनाने से फायदा क्या होता है कि हमारे पास वो जो टर्म हमारा लंबा इंटीग्रेशन हमारे पास होने वाला है वो हमारा बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है।
यदि वह पॉसिबल हो तो। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर पे से हम कि किस प्रकार से हमारा वो होगा। मेथड नंबर 4 हमारा है ग्रुपिंग मेथड। दिस इज मेथड 4 ग्रुपिंग। जैसे जैसे हम मेथड को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास सारी टर्म जो होंगी आपस में सॉल्व होते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड्स के लिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस प्रकार से ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्व दिस इज z square minus 2yz minus z square whole upon xp, and this is y plus z cube equal to y minus z y minus z। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म आएगी तो पहले से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन एक्चुअली हमारे पास किस तरह लिखा है, गिवन दिस इज z स्क्वायर minus 2yz minus z square p, and this is x y plus z cube equal to x y minus z। एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास ये कहलाएगा। The Lagrange auxiliary equation is dx upon z square minus 2yz minus z square and dy upon x y plus z and dz upon x y minus z। ठीक है, हम पहले इसमें मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं यूजिंग the multiplier x y z respectively। ठीक है, कितना मिलेगा हमको यहाँ पर x y z respectively इक्वल टू, फिर से हमने पूरे से x कॉमन निकाला। तो पहले वाले के अंदर हमने x का यूज किया तो कितना हुआ, दिस इज z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस z स्क्वायर। सेकंड में हमने करा y का मल्टीप्लाई x कॉमन निकाल के हमको मिलेगा दिस इज y स्क्वायर प्लस yz। तीसरे के अंदर भी हमने x कॉमन निकाला और z का मल्टीप्लाई किया तो zy माइनस ऑफ z स्क्वायर। तो अब क्या देखना है कि yz से 2yz कैंसिल। ठीक है, और सॉरी ये अपना y स्क्वायर है यहाँ पर, और z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर कितना मिलेगा, दिस इज x dx y dy एंड प्लस z dz। कितना मिल गया हमें, x dx y dy प्लस z dz होल अपॉन में 0। ओके, तो देयरफॉर x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। हमने इसे इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये आपको हो गया पहला रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लास्ट टू रेशियो, हम लास्ट टू रेशियोस को कंसीडर कर लेते हैं। टेकिंग लास्ट टू रेशियो, टेकिंग लास्ट टू रेशियोस। जैसे हम लास्ट टू रेशियो लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जैसे dy अपॉन x y प्लस z एंड dz अपॉन x y माइनस z। x से x कैंसिल हुआ। अब देखने में क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से समझें कि अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या मिलेगा, दिस इज y माइनस z dy एंड दिस इज y प्लस z dz। तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज
y dy minus z dy and this is y dz and this is z dy z dz. हमको और सिंप्लीफाई किया यानी कि y dy minus z dz and this is y dz plus z dy. Okay, this is y dy minus z dz and this is d of yz. अब हमारे पास क्या होगा कि देखो y का तो मैं इंटीग्रेट आराम से कर सकता हूं, z का भी इंटीग्रेट आराम से, लेकिन इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, इसको ग्रुप बना दिया इसका। तो कहता है y z में अगर प्रोडक्ट का रूल लगाऊंगा तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास आ गया दिस इज y स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू yz प्लस c2 यानी कि y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस yz इक्वल टू c2। नाउ दिस इज योर सेकंड रिलेशन। तो ग्रुपिंग मतलब क्या, टर्म्स को आपस में ग्रुप बनाकर हम उस मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंस्पेक्शन मेथड को देखा, उसी तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज 5 ऑफ, पहला रिलेशन क्या मिला था हमें, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 और दूसरा मिला मुझे y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस yz इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, नोट करिए इसे आप। नोट कर लिया, चलिए एक क्वेश्चन में आपको और ग्रुपिंग का बता रहा हूँ किस प्रकार से उसमें भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका ये लैग्रांज फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व दिस इज y स्क्वायर p माइनस xy क्यूब इक्वल टू x z माइनस 2y। ठीक है, देखिए इसको, the auxiliary equation is dx upon y square dy upon minus xy dz upon x z minus 2y z minus 2y। ओके, तो देखो पहले दो रेशियो से आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास y कैंसिलेशन में जा रहा है, y y के साथ चले जाएगा, x x के साथ आएगा, यानी कि इसमें हमारे पास सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, कितना हमारे पास आ रहा है, दिस इज dx upon y square and this is dy upon minus xy, y से y कैंसिल हुआ, x से dx माइनस y dy। हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, now this is the x square upon 2 and this is the minus y square upon 2 plus c1, यानी कि हमें पहला रिलेशन मिल गया x square plus y square upon 2 इक्वल टू c1। ठीक है,
आप देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर सेकंड और थर्ड रेशियो ले लेता हूँ तो x से x मेरा कैंसिलेशन हो जा रहा है, और फिर मैं इसको यहाँ पर फिर से ग्रुपिंग इसकी कर लूंगा। तो टेकिंग लास्ट टू रेशियोज, हमने लास्ट टू रेशियो लिए, क्या मिलेगा हमें, दिस इज dy अपॉन माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस 2y, x से x कैंसिल हुआ तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अपने पास दिस इज z माइनस 2y dy एंड दिस इज माइनस y dz। ओके, अब ये हो गया, दिस इज z dy माइनस 2y dy माइनस y dz। मैंने इसको लिख दिया z dy प्लस y dz इक्वल टू 2y dy। ओके, यहाँ पर z dy प्लस y dz फिर से मेरे पास क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड द d ऑफ yz इक्वल टू 2y dy। हमने इसे फिर से इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो yz इक्वल टू 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2, यानी कि yz माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c2। नाउ से दिस इज द सेकंड रिलेशन। दोनों रिलेशन हमें मिल गए, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या लिखा आएगा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज 5 ऑफ, पहला रिलेशन हमारे पास क्या था, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, और दूसरा मेरे पास है yz माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमने उन चार मेथड पे हमने यूज किया हुआ है, या तो हम कर सकते हैं सेपरेशन से, या कर सकते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से, मल्टीप्लायर से, या ग्रुपिंग मेथड से। इन चार के अलावा कोई और यहाँ पर नहीं लगेगा। आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स सुनने हैं कि भाई आपको लेक्चर वास्तव में अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मैंने इन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको लास्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज देता हूँ, आप उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को जरूर यूज करिएगा, जो आपके लिए काफी यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।